उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और हमने आरबीआई टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। हमने बोला था हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मनी, मुद्रा, जिसमें हम रिजर्व मुद्रा पढ़ेंगे, मुद्रा की आपूर्ति क्या होता है, मुद्रा गुणक क्या होता है, मुद्रा के प्रकार क्या है। जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी इत्यादि का नाम सुना होगा, सब मुद्रा के प्रकार में पढ़ेंगे। मुद्रा बाजार क्या होता है, उससे संबंधित जो प्रतिभूतियां हैं वो क्या है, फैक्टरिंग क्या है, ये सारी चीजें आप किस में पढ़ेंगे, मुद्रा में, मनी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जानते हैं एफआरएस क्या होता है, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम एफआरएस जो होता है वो बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रदर्शित करता है। साख सृजन क्षमता मतलब बैंकों के उधार देने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। और हम जानते हैं कि जो बैंकों की जो उधार देने की जो क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है, रिजर्व पर। रिजर्व मतलब सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, तथा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, इस पर निर्भर करती है। और बैंकों के रिजर्व का निर्धारण कौन करता है, बैंकों के रिजर्व का निर्धारण केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई करता है। कौन करता है, केंद्रीय बैंक आरबीआई करता है। यदि बैंकों के रिजर्व का हम कुल योग कर दें तो बैंकों के रिजर्व का कुल योग M0 होता है। M0 मतलब जैसे बैंक के रिजर्व को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, बैंक के रिजर्व को, किसी भी बैंक के रिजर्व को हम आर मान लेते हैं, ठीक है, वैसे ही उन सभी बैंकों के रिजर्व को जोड़ दें, सभी आर को जोड़ दें, सभी बैंकों का रिजर्व है उसका अगर हम कुल योग कर दें तो हमने एक संकेत मान लिया M0। तो सभी बैंकों के कुल रिजर्व का जो योग होता है वो कितना होता है, M0 होता है। M0 आरक्षित मुद्रा, रिजर्व्ड मनी तथा उच्च मुद्रा शक्ति, हाई पावर करेंसी भी कहा जाता है। M0 को आरक्षित मुद्रा, रिजर्व्ड मनी तथा हाई पावर करेंसी यानी उच्च मुद्रा शक्ति भी कहा जाता है। अच्छा, इसे आरक्षित मुद्रा, रिजर्व्ड मनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बैंकों के रिजर्व, बैंकों का रिजर्व मतलब जो बैंक अपने पास रखते हैं तथा आरबीआई के पास रखते हैं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अच्छा, इसे उच्च मुद्रा शक्ति क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित कर सकता है, यह साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। जो रिजर्व होता है वो बैंकों की साख सृजन क्षमता को यानी उधार देने की क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे, आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, हमने बोला कि आपको 10 रुपए रिजर्व करने हैं और जो बचता है उसको उधार में देना है। तो 100 रुपए में 10 रुपए यानी 10% यानी 10 रुपए आपने क्या किए, निकाल लिए, ठीक है, रिजर्व के रूप में। जैसे आप सेविंग करते हैं ना, सेविंग को खर्च थोड़ी ना करते हैं, उसे किसी विशेष परिस्थिति के लिए आप रखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बैंक अपना रिजर्व रखते हैं। तो आपने 100 रुपए में 10 रुपए रिजर्व कर लिया, अब कितना बचा, 90 रुपए, और आपको कहा गया अब इस 90 रुपए को आपको क्या करना है, उधार देना है या बांटना है, ठीक है, वितरित करना है। तो साख सृजन कितनी हुई आपकी, 90 रुपए की। अब अगर हम बोल दें कि अब आपको 20 रुपए रिजर्व रखना है, यानी उस 100 में 20 रुपए अब आपको रिजर्व रखना है, यानी 20 रुपए निकाल लेने, अब जितने बचेंगे आप उससे साख सृजन करेंगे यानी उससे उधार देंगे। तो कितना बच रहा है अब, 80 रुपए। अगर हम बोलते 30 रुपए रिजर्व करिए तो अब कितना उधार देने के लिए आपके पास बच रहा है, 70 रुपए। तो आप देख रहे हैं कि आप अपना रिजर्व जितना बढ़ा रहे हैं, आपकी उधार देने की क्षमता उतनी क्या हो रही है, कम हो रही है। उधार देने की क्षमता क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक इसी प्रकार जो बैंकों की जो साख सृजन होती है और जो रिजर्व होता है उसके बीच कैसा अनुपात होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली रिलेशन होता है। यानी अगर साख सृजन बढ़ रही है, उधार देने की क्षमता बढ़ रही है, इसका मतलब बैंकों का रिजर्व कम हो रहा है। अगर बैंकों का रिजर्व बढ़ रहा है इसका मतलब उनकी साख क्षमता यानी उधार देने की क्षमता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आपसे कोई पूछे कि रिजर्व में और साख सृजन में क्या संबंध होता है, तो कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है। M0 जो होता है यानी बैंकों का जो कुल रिजर्व है, सभी बैंकों का जो कुल रिजर्व है, M0 में 3 घटक शामिल होते हैं, 3 कंपोनेंट शामिल होते हैं। और वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जनता के पास करेंसी, पहला जनता के पास करेंसी, दूसरा आरबीआई के पास बैंकों की जमाएं, और तीसरा आरबीआई की अन्य जमाएं। आरबीआई की अन्य जमाओं का मतलब होता है जैसे आरबीआई ने अपना कहीं रिजर्व रख दिया हो, जैसे मान लीजिए आईएमएफ के पास रख दिया हो, ठीक है, तो ये आरबीआई की किस में आएगा, अन्य जमाओं में आएगा। तो एफआरएस फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम जो मैंने अभी आपको ओरल समझाया, इसी को मैंने देखिए रिटर्न में आपको फ्लो चार्ट बना के ड्रॉ करके समझाया ताकि आपको विद एग्जांपल अच्छे समझ में आ जाए। देखिए अब यहां आप एफआरएस को, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम को समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, उसने बैंक में जमा कर दिए 100 रुपए। तो बैंक ने क्या किया, उसका 10% रिजर्व, 10% रिजर्व, 100 का 10% मतलब 10 रुपए, ठीक है, उसका रिजर्व रख लिया। आप कैलकुलेशन करेंगे 100 का 100 का 10%, 100 इंटू 10/100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 10 बचता है, ठीक है। तो 10% रिजर्व यानी 100 का 10% रिजर्व मतलब 10 रुपए रिजर्व रख लिया बैंक ने, और उधार देने की क्षमता यानी साख सृजन कितनी बची उसकी, 90 रुपए, ठीक है। माना कोई व्यक्ति बी है, ठीक है, जिसने बैंक से उधार ले लिया, ठीक है, और उसने कोई चीज खरीद ली, सपोज होम खरीदा, ठीक है, होम लोन लिया, ठीक है, और उसने सी को पेमेंट कर दिया। अब सी के अकाउंट में पैसा आया, सी को पेमेंट करने का मतलब है ओवरऑल पैसा कहां पे गया, अकाउंट में, बैंक में। तो
तो अब बैंक में पैसा कितना आया, 90 रुपए आया, ठीक है, जिसमें बैंक ने कितना रिजर्व रख लिया, फिर से 10% रिजर्व, ठीक है, तो 90 का 10% मतलब 9 रुपए बैंक ने रिजर्व रख लिया। और बैंक की अब साख सृजन कितनी बची, 90 में 9 रुपए हटा दिए, रिजर्व हटा दीजिए तो कितना बच रहा, 81 रुपए बैंक की अब क्या बची, साख सृजन, ठीक है। जो बैंक ने क्या किया, डी को दे दिया, ठीक है, सपोज डी ने उधार लिया, ठीक है, अब डी को दे दिया। अब डी ने क्या किया, ई को पेमेंट कर दिया, डी ने ई से कुछ खरीदा और उसको पेमेंट कर दिया, सपोज कैश दिया या ऑनलाइन दिया, बाद में ई ने क्या किया, उसको अपने अकाउंट बैंक में डाल दिया, ठीक है। अब बैंक के पास कितना आया, 81 रुपीज, ठीक है, 81 रुपए, ठीक है, जिसमें बैंक ने 10% रिजर्व रखा, यानी 8.10 रुपए क्या रखा उसने, रिजर्व रखा। तो अब 81 से 8.10 निकल गया रिजर्व, तो कितना बचा, 72.9, ठीक है, 72.72 रुपए और 9 पैसे रिजर्व बचता है, सॉरी साख सृजन बचता है। अब ये 72 रुपए 9 पैसे बैंक से एफ ने लिया और एफ ने जी को पेमेंट कर दिया। एफ ने बैंक से 72 रुपए 9 पैसे लिए किसी भी कार्य के लिए, ठीक है, उधार लिए, और जी को उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है, और जी ने उसको बैंक में डाले। अब बैंक के पास जमा कितना हुआ, 72 रुपए 9 पैसे, जिसमें बैंक ने रिजर्व कितना रखा, 10%। 72 रुपए 9 पैसे का रिजर्व, जो रिजर्व है वो कितना आएगा, 7.29, यानी 7 रुपए 29 पैसे, ठीक है। अब 7 रुपए 29 पैसे यानी रिजर्व को हटा दीजिए आप जमा से, तो कितना बच रहा है, 62 रुपए 61 पैसे, ठीक है। अब इसको बैंक ने क्या किया, एच ने बैंक से लिया, ठीक है, और एच ने फिर ई को पेमेंट कर दिया। और ये आप करते जाइए, तब तक करते रहिए जब तक कि आपका जमा क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, ठीक है। और आप जब लास्ट में जोड़ेंगे तो जो आपका रिजर्व है, जब आपका जमा कुल जीरो हो जाएगा तब आप सबको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे जो रिजर्व है आपको कितना आएगा, 100 आएगा, आप करके देखिएगा। और जो उधार है यानी जो साख सृजन है वो कितना आएगा, 1000 आएगा। तो आपने क्या देखा कि हमने जमा कितना किया था, 100, और हमारी साख सृजन कितनी हो गई, 1000, यानी 100 का कितना, 10 गुना, ठीक है। तो साख सृजन क्या होता है, हमारा जो रिजर्व होता है उसका कैसा होता है, हमने बताया व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है, ठीक है। यानी अगर हम जितना रिजर्व रखते हैं उतना हमारी साख सृजन क्षमता कम होती है, तथा जितना हमारा रिजर्व कम होता है उतना हमारी साख सृजन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। कैसे, आप केस देखिए एग्जांपल से। सपोज एक केस है, मान लीजिए रिजर्व हमारा 10% है, ठीक है, तो हम जानते हैं साख सृजन में रिलेशन क्या होता है हमारा, 1/r, यानी जो साख सृजन होता है, जो रिजर्व होता है उनमें इन्वर्सली रिलेशन होता है। 1/r का मतलब साख सृजन हमने बताया 10% है, 1/10%, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 10 गुना, ठीक है। सेकंड केस लीजिए, जब आपने रिजर्व कितना रखा, 5%, ठीक है, साख सृजन बराबर क्या होता है, 1/r, 1/5%, इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना आया, 20 गुना, ठीक है। फिर से थर्ड केस लीजिए, जहां पे आपने रिजर्व को बढ़ा दिया, क्या किया, 20%। हम रिलेशन जानते हैं साख सृजन और रिजर्व में इन्वर्सली रिलेशन होता है, तो 1/20%, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना है, 5 गुना। तो हम देख रहे हैं हमारा रिजर्व जब कम होता है, यहाँ पर 5% था तो साख सृजन 20 गुना था, और जब हमारा जो रिजर्व होता है वो बढ़ता है तो हमारी जो साख सृजन क्षमता है वो कम हो रही है, यहाँ पर 5 गुना हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार रिजर्व और बैंकों के साख सृजन में कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है। और अभी हमने क्या बताया, जो देश में स्थित सभी बैंक हैं उनका जो कुल रिजर्व है उनका जो योग कर दिया जाए तो उसको M0 होता है, यानी उसको M0 बोला जाता है, M0 से प्रदर्शित करते हैं। और M0 में वो 3 घटक शामिल होते हैं। वो 3 घटक कौन से हैं, जनता के पास करेंसी, RBI के पास बैंकों की जमाएं और RBI की अन्य जमाएं। अब दूसरा टर्म समझते हैं, मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा की आपूर्ति ये क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति यानी मनी सप्लाई का मतलब होता है बाजार में चलन में मुद्रा, बाजार में चलन मतलब सर्कुलेशन में जो मनी है, ठीक है। तो मुद्रा आपूर्ति का मतलब होता है बाजार में चलन यानी सर्कुलेशन में जो मनी है उसी को क्या बोलते हैं, मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति में क्या है, प्रमुख 4 घटक शामिल होते हैं, 4 कंपोनेंट्स मनी सप्लाई में शामिल होते हैं। वो कौन कौन से, जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमाएं, कासा जिसे बोलते हैं, करेंट एंड सेविंग। तीसरा, बैंकों की सावधि जमाएं, सावधि मतलब FDRD, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। फोर्थ, डाकघर की जमाएं, डाकघर की जमाओं में बचत और सावधि दोनों, ठीक है। तो मनी सप्लाई मुद्रा आपूर्ति में 4 घटक शामिल होते हैं। होता क्या है कि 1997 में RBI ने बाजार में मुद्रा की आपूर्ति यानी तरलता का पता लगाने के लिए एक कार्यबल समिति का गठन किया, और कार्यबल समिति ने इस मुद्रा की आपूर्ति का पता लगाने के लिए कुछ मुद्रा संकेतकों का प्रयोग करती है, कुछ मुद्रा संकेतकों का सुझाव देती है कि भाई ये संकेतक आप प्रयोग करिए और आप पता लगा लीजिए कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है। और वो संकेतक कौन कौन से हैं, M1, M2, M3 और M4। अब ये M1, M2, M4, M3, M4 अब ये क्या है, ये कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, इनमें क्या शामिल होता है, तो जानते हैं। जो M1 होता है उसे संकीर्ण मुद्रा नैरो मनी कहा जाता है। M1 को संकीर्ण मुद्रा नैरो मनी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पे तरलता सर्वाधिक होती है। और जो M1 होता है
वो बैंकों के जमा तथा निकासी से प्रभावित नहीं होता। यानी वो पैसा मनी चाहे लोगों के पास हो, जनता के पास करेंसी हो या बैंक के पास जमा हो, उससे प्रभावित नहीं होता है। M1 में 3 घटक शामिल होते हैं। कौन कौन से? लोगों के पास जमाएं यानी जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमाएं और आरबीआई की अन्य जमाएं। M1 को देखिए, मैंने पूरा एग्जाम्पल से, फ्लो चार्ट से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप फॉर्मूला और चीजों को अच्छे से समझ सके विद एग्जाम्पल। ये देखिए, मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई, मतलब बाजार में, चलन में, सर्कुलेशन में जो मुद्रा है उसे हम क्या बोलते हैं? मुद्रा की आपूर्ति। तो मुद्रा की आपूर्ति हमने क्या बताया? 4 घटक शामिल होते हैं। कौन से? जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा यानी कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बैंकों की सावधि जमाएं, एफडीआरडी, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, डाकघर की जमाएं, बचत या बचत तथा सावधि दोनों। ठीक है, तो M1 में हमने क्या बोला? जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों की मांग जमाएं प्लस आरबीआई की अन्य जमाएं। ठीक है, अब हमने एक और वर्ड बोला था कि जो M1 होता है, M1 धन की निकासी या बैंकों में जमा से प्रभावित नहीं होता। कैसे नहीं होता? हम देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि जनता के पास क्या है? 100 रुपए है। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला देखिए, M1 बराबर जनता के पास करेंसी कितनी है? 100 रुपए। बैंकों की मांग जमा, अभी बैंकों में जमा कितना है? 0। ठीक है, आरबीआई के अन्य जमाएं क्या है? 0 है। टोटल करिए, 100 आ रहा है। अब मान लीजिए जनता ने इस जमा को, यानी जो उसके पास पैसे थे, उसने क्या किया? बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, और बैंक ने इस पर 10% रिजर्व रख दिया। ठीक है, तब M1 बराबर क्या होगा? जनता के पास करेंसी, अब जनता के पास क्या बचा? कुछ नहीं, 0। ठीक है, क्योंकि जनता ने क्या किया? बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा कितना किया? 100 रुपीज, जिसमें बैंक ने क्या किया? बैंक के पास जो जमा है वो 90 रुपए है और बैंक ने 10% रिजर्व रख दिया आरबीआई के पास। ठीक है, तो 90 रुपए बैंक ने रखा अपने पास जमा और 10 रुपए उसने आरबीआई के पास रिजर्व रख दिया। आप टोटल करिए, 100 रुपीज। तो यही बोला जा रहा है कि जो M1 है, धन की निकासी या बैंक में जमा से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, दूसरा संकेतक है हमारा M2। M2 में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? M2 में M1 के तो घटक शामिल होते ही हैं, एक घटक और शामिल होता है, और वो क्या? डाकघर की बचत जमाएं। यानी M2 बराबर M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं। M1 में क्या था? जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमाएं, यानी बैंकों की मांग जमाएं, और तीसरा क्या था? आरबीआई के पास अन्य जमाएं। अब यहां एक और हो गया, क्या? डाकघर की बचत जमाएं। तो M2 में शामिल कंपोनेंट्स ये हो गए। तीसरा संकेतक हमारा M3 है। M3 को सुलभ मुद्रा या व्यापक मुद्रा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बैंकों की सभी जमाएं शामिल होती हैं। सभी जमाएं मतलब मांग जमाएं, कासा और सावधि जमाएं, एफडीआरडी। तो M3 बराबर क्या हो गया हमारा? M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं। M1 में क्या था? जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों की मांग जमाएं प्लस आरबीआई की अन्य जमाएं प्लस, अब M3 में एक एक्स्ट्रा टर्म कौन सा ऐड हो गया? बैंकों की सावधि जमाएं। तो M3 में बैंकों की सभी जमाएं शामिल होती, यही कारण है कि इसको क्या कहा जाता है? व्यापक या सुलभ मुद्रा कहा जाता है। चौथा संकेतक है हमारा M4। M4 में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? M4 में M3 के घटक शामिल होते हैं प्लस डाकघर की समग्र जमाएं शामिल होती हैं। डाकघर की समग्र जमाएं, यानी M4 बराबर M3 प्लस डाकघर की समग्र जमाएं। और M3 में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? जनता के पास करेंसी, मांग जमाएं, बैंकों की मांग जमाएं, बैंकों की सावधि जमाएं, आरबीआई की अन्य जमाएं प्लस डाकघर की समग्र जमाएं। ये हो गया हमारा M4। इन सबको देखिए मैंने एक करके पूरा अभी जो मैंने आपको बताया M1, M2, M3, M4, इसका देखिए पूरा फ्लो चार्ट बना के मैंने आपको दिखाया ताकि आप अगर ओरल ना समझ पाए तो आप रिटन में समझ लें। आपने M2 पढ़ा, M2 बराबर M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं, और M1 बराबर हम जानते हैं क्या होता है? जनता के पास करेंसी प्लस बैंक की मांग जमाएं प्लस आरबीआई की अन्य जमाएं और प्लस डाकघर की बचत जमाएं। ठीक है, और M3 बराबर क्या होगा हमारा? M3 बराबर M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, बैंकों की सावधि जमाएं। तो M1 में क्या था हमारा? जनता के पास करेंसी प्लस बैंक की मांग जमाएं, आरबीआई की अन्य जमाएं, और प्लस हमें एक और क्या ऐड करना है? बैंकों की सावधि जमाएं, यानी बैंकों की कुल जमाएं, समग्र जमाएं किसमें शामिल होती हैं? M3 में। यही कारण है कि इसको क्या बोलते हैं? सुलभ मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट M4 बराबर M3 प्लस डाकघर की सभी जमाएं या समग्र जमाएं। तो M4 बराबर क्या हो गया? M3 मतलब जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमाएं, बैंकों की सावधि जमाएं और आरबीआई की अन्य जमाएं। ठीक है, प्लस डाकघर की समग्र जमाएं। ये हमारा हो गया M4। तो FRS फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में आपने क्या पढ़ा? ये बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रदर्शित करता है। आपने M0 को पढ़ा, यानी उच्च मुद्रा शक्ति या आरक्षित मुद्रा क्या है, यानी M0, इसको आपने जाना।
साथ ही मुद्रा आपूर्ति को जाना। मुद्रा आपूर्ति में आपने जाना कि जो मुद्रा आपूर्ति के जो कुछ संकेतक हैं M1, M2, M3, M4 उसको जाना। ठीक है, एक और बात, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि तरलता के घटते क्रम में ये जो संकेतक हैं इनको जमाइए, तो क्या होगा? सबसे पहले M1, फिर M2, फिर M3, फिर M4। ये किस क्रम में है? घटते क्रम में। कौन सा घटते क्रम में? तरलता के घटते क्रम में। ठीक है, एनसीईआरटी में, क्योंकि यूपीएससी एनसीईआरटी का ही मान्य करता है, तो एनसीईआरटी में याद रखिएगा M1 और M2 को संकीर्ण मुद्राएं नैरो मनी कहा गया है और M3 और M4 को व्यापक मुद्राएं कहा गया है। ठीक है, एक और बात, जो M1 और M3 है इसका प्रकाशन जो आरबीआई है वो साप्ताहिक आधार पर करता है, M1 और M3 का। ठीक है, और M2 और M4 का 15 दिन में करता है। इसका 15 दिन में क्यों करता है? क्योंकि इसमें डाकघर बचत जमाएं शामिल होती हैं। डाकघर की जो जमाएं हैं, समग्र जमाएं किसमें शामिल होती हैं? M2 और M4 में डाकघर की जमाएं शामिल होती हैं। यही डाकघर की जमाएं शामिल होने का इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो M1 और M3 का प्रकाशन आरबीआई साप्ताहिक आधार पर करता है, जबकि M2 और M4 का जो प्रकाशन है वो आरबीआई किस आधार पर करता है? प्रत्येक 15 दिन में करता है। तो यहां तक आपका एफआरएस और मनी सप्लाई यानी मुद्रा की आपूर्ति इतना कंप्लीट होता है। M1 और M2 को संकीर्ण मुद्रा नैरो मनी कहा जाता है एनसीईआरटी के अनुसार, और M3 और M4 को व्यापक मुद्रा, ठीक है, या सुलभ मुद्राएं कहा जाता है एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, तरलता के घटते क्रम में हम देखें तो M1, M2, M3, M4। M1 और M3 के जो आंकड़े हैं वो साप्ताहिक, और M2 और M4 के आंकड़े 15 दिन में। ये 15 दिन में क्यों? क्योंकि इसमें डाकघर की जो जमाएं होती है वो शामिल होती हैं, जिसके कैलकुलेशन में क्या लगता है? टाइम लगता है, थोड़ा जटिल होता है। ठीक है, अब हम एक नया टर्म समझते हैं, मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर। ये क्या होता है? मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर यानी MM जो होता है वो मुद्रा की आपूर्ति और उच्च मुद्रा शक्ति के अनुपात को प्रदर्शित करता है। मुद्रा गुणक मुद्रा की आपूर्ति और उच्च मुद्रा शक्ति यानी M0 के अनुपात को प्रदर्शित करती है। इसे M1/M0 या M3/M0 से भी हम क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। मुद्रा गुणक में मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा गुणक में मुद्रा की आपूर्ति सदैव उच्च मुद्रा शक्ति से ज्यादा होती है। यही कारण है कि जो मुद्रा गुणक होता है वो सदैव एक से क्या होता है? बड़ा होता है। ये कभी भी एक से कम नहीं हो सकता। एक से कम नहीं हो सकता मतलब उच्च मुद्रा शक्ति कभी भी मुद्रा की आपूर्ति से ज्यादा नहीं होगा। मुद्रा गुणक एक कब होगा? यह एक तभी हो सकता है जब उच्च मुद्रा शक्ति मुद्रा आपूर्ति के बराबर हो, यानी उच्च मुद्रा शक्ति 100% हो। 100% मतलब उच्च मुद्रा शक्ति का मतलब जो बैंकों का जो कुल रिजर्व हो वो 100% हो। और ये तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर बैंकों का जो कुल रिजर्व है वो 100% हो जाएगा, इसका मतलब बैंक व्यवस्था ही ठप हो जाएगी। आप 100 का 100 रिजर्व कर लोगे तो उधार क्या दोगे? इसका ऑक्सीजन कैसे होगा? ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो मुद्रा गुणक होता है वो हमेशा एक से अधिक होता है, कभी भी एक से कम नहीं होता है। एक से कम नहीं होने का मतलब कभी भी जो उच्च मुद्रा शक्ति है वो मुद्रा की आपूर्ति से ज्यादा नहीं होगा। यह एक के बराबर कब हो सकता है? जब उच्च मुद्रा शक्ति जो होती है, उच्च मुद्रा शक्ति 100% हो जाए। ठीक है, तब मुद्रा गुणक एक हो जाता है। ठीक है, तो एक और बात, जो मुद्रा गुणक होता है और रिजर्व में कैसा संबंध होता है? मुद्रा गुणक और रिजर्व में हमेशा याद रखिएगा कौन सा संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली रिलेशन होता है। यानी मुद्रा गुणक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व, यानी R प्रोपोर्शनल टू 1/mm, मनी मल्टीप्लायर। R मतलब रिजर्व, रिजर्व मतलब CRR या SLR। तो CRR इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी मल्टीप्लायर, SLR इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी मल्टीप्लायर। अच्छा, ये चीज आप अच्छे से समझ सकें, शायद आप मेरे वर्ड ना समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, तो देखिए मैंने फ्लो चार्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। ये देखिए, मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर, हमने क्या बताया? मनी मल्टीप्लायर जो मुद्रा गुणक होता है वो मुद्रा की आपूर्ति और उच्च मुद्रा शक्ति के अनुपात को प्रदर्शित करता है। इसे M1/M0 या M3/M0 से भी हम क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। मुद्रा की आपूर्ति कभी भी उच्च मुद्रा शक्ति से कम नहीं हो सकती, यानी मुद्रा की जो आपूर्ति होगी वो हमेशा उच्च मुद्रा शक्ति से अधिक होती है। यही कारण है कि जो मुद्रा गुणक होता है वो एक से सदैव क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि मुद्रा की जो आपूर्ति होती है वो उच्च मुद्रा शक्ति से हमेशा अधिक होता है। मुद्रा गुणक कभी भी एक से कम नहीं हो सकता। एक से कम नहीं हो सकता मतलब उच्च मुद्रा शक्ति कभी भी मुद्रा आपूर्ति से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, मुद्रा गुणक एक के बराबर तब हो सकता है जब उच्च मुद्रा शक्ति क्या हो? हमारी 100% हो। ठीक है, उच्च मुद्रा शक्ति मतलब सभी बैंकों का जो कुल रिजर्व है वो उच्च मुद्रा शक्ति यानी M0। ठीक है, मुद्रा गुणक और रिजर्व में हमेशा कैसा संबंध होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी जो रिजर्व होगा वो मनी मल्टीप्लायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रिजर्व प्रोपोर्शनल 1/m
मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर। रिजर्व मतलब CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी मल्टीप्लायर। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू MM मतलब मनी मल्टीप्लायर। मुद्रा गुणक और जनता की बैंक आगतों में हमेशा समानुपाती संबंध होता है। हमने बताया क्या कारण है इसका, मतलब जमा में वृद्धि से मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। जमा में जो वृद्धि होती है बैंकों में, जमा में वृद्धि मुद्रा गुणक को बढ़ाता है। यही कारण है कि मुद्रा गुणक और जनता की बैंक आगतों यानी जमा में कैसा संबंध होता है, हमेशा अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। अच्छा, मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर और जनता के बैंक आगतों में कैसा संबंध होता है? जनता के बैंक आगतों मतलब जनता की जमा में कैसा संबंध होता है? हमेशा याद रखिएगा, मुद्रा गुणक और जनता के बैंक आगतों में समानुपाती संबंध होता है। इसका अर्थ यह है कि बैंक में जमा में वृद्धि से मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। अर्थात अगर हमें मुद्रा गुणक में वृद्धि करना है तो यह आवश्यक है कि जनता यानी लोगों के बैंक आगतों में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। लोगों के जमा में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। यही कारण है कि जो भारत सरकार है वो वित्तीय समावेशन पर जोर दे रही है। किस पे? वित्तीय समावेशन पे जोर दे रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के, जनता के बैंक आगतों से मुद्रा गुणांक में कैसा परिवर्तन होता है, उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, आप देख रहे हैं सरकार लोगों के बैंक खाते खुलवाती है, चाहे जनधन खाता हो, बहुत सारी स्कीमों के तहत खाता खुलवाती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट दे रही है। ठीक है, ताकि लोगों की बैंक आगतें बढ़े और बैंक आगतों के बढ़ने से मुद्रा गुणांक में वृद्धि हो। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझिएगा, नया टॉपिक है, नई चीजें हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप समझेंगे आराम से, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मनी के प्रकार यानी मुद्रा के प्रकार, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी इत्यादि सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।